नमस्कार साथियों, आप सभी का ए वाई 5 ऑनलाइन क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आपके लिए जी के जी एस का एक नया पार्ट लेके आ चुके हैं। यह आठवां पार्ट है। इससे पहले हम 7 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने उन 7 पार्टों को अभी तक देखा नहीं है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख लें। नहीं तो आप इस चैनल के पेज पर जाएँ, वहाँ पर आपके लिए प्लेलिस्ट के ऑप्शन में ये सारी की सारी जितनी वीडियो हैं वो एक साथ मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसमें हम हिस्ट्री से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को लिया गया जो मैक्सिमम एग्जाम में आने का चांस है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें बिना स्किप किए। और जो इस चैनल पर नए जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपके लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को शेयर करें यदि आपको अच्छा लगे। इसमें हम एसएससी और रेलवे और जो भी स्टेट लेवल के एग्जाम होंगे, उनसे जो भी स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम होंगे, उन सभी में तो जीके से संबंधित जितना भी पोर्शन आता है उसको पूरा कंप्लीट कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन हमारा ये रहेगा। मैक्सिमम मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं वीडियो में से आए, जिससे आप किसी प्रकार का क्वेश्चन गलत ना हो आपका, या किसी भी एग्जाम जो आने वाला कोई सा भी एग्जाम हो सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें हम मौर्य काल का जो टॉपिक है उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। अब बड़े ध्यान से देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी स्टेनोग्राफर की जो परीक्षा हुई थी, उसमें यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? ए ऑप्शन दिया हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य ने, बी ऑप्शन दिया हुआ था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी अशोक, डी बिंबिसार। इन चारों में से राइट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। चलिए इसका क्वेश्चन हम आंसर देखें। तो इसका आंसर होगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का किसने निकाला? चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। इसमें हम देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य कब निकाला था? 305 ईसा पूर्व। 305 ईसा पूर्व में इनके दो साल दोनों के बीच युद्ध हुआ। दूसरा कौन था? यूनानी शासक था सेल्यूकस निकेटर, और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य एक भीषण युद्ध हुआ था। उसमें एक संधि हुई थी इन दोनों के बीच, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच, जिसमें हम देखें तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री के विवाह के रूप में इस दोनों के बीच संधि हुई थी, और जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए दहेज के रूप में कुछ एरिया सेल्यूकस निकेटर ने दे दिया था। इस प्रकार उसके बाद यूनानी शासक हैं जो भारत से बाहर निकल गए थे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? यहाँ नहीं, ये कहाँ गुजारे थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन किस जगह पर गुजारे थे, उस जगह का नाम पूछा गया है इस क्वेश्चन में। इसमें एक ऑप्शन दिया होता काशी, बी था पाटलिपुत्र, सी था उज्जैन, डी था श्रवण बेलगोला। बताइए इसका आंसर, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आप इस वीडियो के क्वेश्चनों के साथ साथ में उससे पहले आप अपने मन में आंसर लगाएं, जिससे आपकी टेस्ट भी लगता रहेगा। आप अपना आकलन करें कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। कहाँ पर? श्रवण बेलगोला में। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? श्रवण बेलगोला में गुजारे थे। यदि आपने इससे पहले वाले पार्ट अब नहीं देखा है, तो जैन और ये सारा पोर्शन हमने पिछले जो 7 वीडियो हैं उनमें करा दिया है, क्योंकि उनमें सभी में बारी बारी से इसके बारे में बताया गया, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे श्रवण बेलगोला में। इस प्रकार से इसका पूरा बायोडाटा उसमें बताया गया था कि जैन धर्म में किस विधि के द्वारा इसने अपना संलेखन कहा जाता है। ये सब सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं। तो आप जाइए उन 7 पार्टों को पहले देखिए, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? ये पूछा गया था एग्जाम में। बिंदुसार था, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक या बिंबिसार। इनमें से चारों ऑप्शन दिए हुए थे, इसमें से एक करेक्ट आंसर छांटना था। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम पूछा गया था। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यदि इसका आंसर देखें तो ये आंसर इसका करेक्ट था, जो आपको एग्जाम में करके आना था। बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार था। बिंदुसार को हमें इनके बारे में और जान लें। बिंदुसार को क्या कहा जाता था? अमित्रघात। क्या कहा जाता था? अमित्रघात बिंदुसार का कहा जाता था।
यदि हम देखें तो यूनानी इतिहासकार वाले के बारे में देखें, यूनानी इतिहासकार इसे क्या कहते थे, उसे एमिथ्रोचेटस के नाम से पुकारते थे। ये दो नाम आपको और याद रखने हैं। बिंदुसार को एमित्रघात भी कहा जा सकता है। एग्जाम में आपसे पूछे बिंदुसार का दूसरा नाम, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से पूछेगा, एक एमित्रघात दे देगा और 3 अलग क्वेश्चन होंगे। तो आपसे पूछेगा बिंदुसार का अन्य नाम क्या है, अमित्रघात उसका राइट आंसर होगा। या फिर आपसे पूछे यूनानी इतिहासकार उसे क्या कह इस नाम से पुकारते थे, यूनानी इतिहासकार इस बिंदुसार को एमित्रचेटस के नाम से पुकारते थे। ये सभी क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, बिंदुसार का पुत्र कौन था? बिंदुसार का पुत्र कौन था, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन दिया होता है अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी बिंबिसार, डी अजातशत्रु। इन चारों में से राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, अशोक। बिंदुसार का पुत्र कौन था? सम्राट अशोक था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति किस जगह पर फैली हुई थी, ये नाम पूछा गया था। ये ऑप्शन दिया गया था उज्जैनी, बी था पुष्कलावती, सी था तक्षशिला, डी था राजगृह। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, जो एसएससी का हाई सेकेंडरी एग्जाम 10+2 का होता है, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ फैली हुई थी? चलिए इसका आंसर बताइए। तो कहाँ फैली हुई थी, इसका राइट आंसर हम देखें तो तक्षशिला में। सभी को इसका क्वेश्चन पर आंसर पता ही होगा, फेमस जगह है तक्षशिला, उसमें यह अशांति फैली हुई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ए ऑप्शन दिया होता है प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन, बी था केंद्रीकृत एकाधिपत्य, सी था प्राच्य स्वेच्छाचारी शासन, डी था निर्देशित लोकतंत्र। इन चारों में से क्या आंसर था, ये आपको बताना था। ये क्वेश्चन एसएससी टैक्स असिस्टेंट का परीक्षा हुई थी 2006, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये कई बार रिपीट भी हो चुका है, जो नए एग्जाम हुए हैं उन सभी में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर देखें तो ए था प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? जो सम्राट अशोक है, उसकी प्रशासनिक जो नीति है उसमें भारी परिवर्तन किस घटना के कारण आया था? ये ऑप्शन है तीसरी बौद्ध परिषद, बी है कलिंग युग, सी है बौद्ध धर्म को अपनाना, डी मशीनरी को सिलोन भेजना। इनमें चारों में से क्या आंसर होगा? इन चारों ऑप्शनों में से क्या करेक्ट आंसर था? अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? चलिए इसका आंसर सभी को पता होगा क्योंकि फेमस क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा बी कलिंग युद्ध, जो फेमस युद्ध है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना के बाद आया था? कलिंग युद्ध के बाद आया था। इसमें कलिंग युद्ध में हम देखें तो कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक ने, जो ये सम्राट अशोक है, इन्होंने कलिंग युद्ध के बाद ही भेरी घोष की नीति का त्याग किया। कौन सी नीति? ये नीति आपको याद रखनी, भेरी घोष नीति का त्याग किया और त्याग कर धम्म घोष की नीति को अपनाया। यदि आपसे एग्जाम में पूछे अशोक ने इस प्रशासन नीति के भारी परिवर्तन किस घटना का कारण है, कलिंग युद्ध के बाद। यदि आपसे एग्जाम में पूछ ले अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात जो परिवर्तन हुआ था उसमें किस नीति को त्याग कर इस नीति को अपनाया था, तो उसमें भेरी घोष नीति को त्याग कर धम्म घोष नीति को अपनाया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? क्वेश्चन को दोबारा सुनिए, निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? ये नाम आपको याद रखना है, देवनाम प्रियदर्शी। ये एग्जाम में कई बार रिपीट होता है ये नाम। तो इसका आंसर क्या होगा? ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ए था मौर्य राजा अशोक, बी था मौर्य राजा चंद्रगुप्त, सी था गौतम बुद्ध, डी ऑप्शन दिया हुआ था भगवान महावीर। इन चारों में से क्या आंसर था? देवनाम प्रियदर्शी किस व्यक्ति को पुकारते हैं? ये आपसे एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? इसका राइट आंसर हो जाता ए मौर्य राजा अशोक।
या मौर्य राजा अशोक को ही देवनाम प्रियदर्शी के नाम से पुकारा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है देवनाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है। देखिए, देवनाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है। उससे पहले था देवनाम प्रियदर्शी, तो ये दूसरा नाम है देवनाम प्रिय के नाम से कौन, किसी नाम से कौन विख्यात है। ये एग्जाम में पूछा गया था, तो इसका भी राइट आंसर क्या था, अशोक। अशोक को ही देवनाम प्रिय के नाम से भी पुकारा जाता है और देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी पुकारा जाता है। दो दो नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है। निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है। ए ऑप्शन दिया हुआ था जीवन व्रत, बी था आंतरिक नीति से, सी था विदेश नीति से, डी था सभी विकल्प सही हैं। ये चार ऑप्शन दिए थे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए, किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है। ए ऑप्शन दिया था जीवन व्रत, इससे भी हमें अशोक के शिलालेखों की जानकारी मिलती है। बी है आंतरिक नीति, इसके इससे भी हमें अशोक के शिलालेखों की जानकारी मिलती है। सी है विदेश नीति, इससे भी हमें विदेश नीति से भी हमें अशोक के शिलालेखों की जानकारी मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता। जो बच्चा इसमें डी ऑप्शन करके आया था उसको पूरे फुल मार्क में ले होंगे। ये था करेक्ट आंसर, डी इसका सभी विकल्प सही हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया। कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया था। ये ऑप्शन दिया होता है रॉक एडिक्ट सेकंड, बी था रॉक एडिक्ट फोर्थ, सी था रॉक एडिक्ट सिक्स और डी था रॉक एडिक्ट 13। इन चारों में से क्या आंसर होगा, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या था, डी रॉक एडिक्ट 13। रॉक एडिक्ट 13 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था। कलिंग युद्ध किस वर्ष में होता है, ये आपसे डेट पूछी गई थी। ये एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। एसएससी के एग्जाम में 10+2 के एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। एसएससी रेलवे के एग्जाम में पूछा जा सकता है, या स्टेट लेवल किसी प्रकार का एग्जाम हो उन सभी में पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया था 261 बीसी में, बी है 263 बीसी में, सी है 232 बीसी में, डी है 240 बीसी में। चारों में से क्या आंसर था जो कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर ज्यादातर बच्चों को याद होगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ए 261 बीसी में कलिंग युद्ध हुआ था। ये डेट आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है। जो सम्राट अशोक हैं उन पर कलिंग युद्ध का प्रभाव किस जगह पर दिखाई देता है। ए ऑप्शन में दिया हुआ था स्तंभों पर उत्कीर्ण राजा देश पर, बी ऑप्शन दिया हुआ था शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राजा देश पर, सी ऑप्शन दिया हुआ था खुदाई पर, डी था इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता। चलिए इसका आंसर देखें। इसका राइट आंसर हो जाता है बी शिलाओं के उत्कीर्ण 13वें राजा देश पर अशोक के कलिंग युद्ध का प्रभाव दिखाई देता है। ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है किस शिला राजा देश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है। क्वेश्चन को दोबारा सुनिए बड़े ध्यान से। किस शिला राजा देश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है। ये ऑप्शन दिया होता है मांस की राजा देश, बी था शिला राजा देश 13वां, सी था शिला राजा देश 11वां, डी था शिला राजा देश 10वां। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता। चलिए इसका आंसर हो जाता बी शिला राजा देश 13वां। इसका करेक्ट आंसर था, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। ये ऑप्शन है कौटिल्य, बी सेल्यूकस निकेटर, सी मेगास्थनीज, डी जस्टिन। बताइए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर बताते हैं। शैल कुछ नहीं करते तो होगा नहीं, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य और इसके बीच में ये युद्ध हुआ था। होटल यूनानी राजदूत हो नहीं सकता, क्योंकि ये अपने इंडिया का ही है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मेगास्थनीज। ये विदेशी नाम लग रहा है, तो मेगास्थनीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था, मेगास्थनीज था। यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने इस मेगास्थनीज की यदि आपसे पुस्तक के बारे में पूछे, मेगास्थनीज ने अपनी इसकी पुस्तक का नाम क्या है मेगास्थनीज की, तो इसने लिखा था इंडिका। कौन सी, इंडिका इसने पुस्तक लिखी थी। यदि आपसे पुस्तक के बारे में पूछ लो, इंडिका इसकी पुस्तक थी। इसमें क्या बताया गया था, इस मेगास्थनीज ने इसमें मौर्य युगीन समाज एवं प्रशासन के विषय में लिखा था। जो मेगास्थनीज ने जो इसकी पुस्तक थी इंडिका, उसमें मौर्य युगीन समाज एवं प्रशासन के विषय में लिखा था। ये जानकारी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था। मौर्य दरबार में ग्रीस का जो राजदूत था उसका क्या नाम था। ये ऑप्शन था सिकंदर, बी मेगास्थनीज, सी प्लेटो, डी अरस्तु। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है। इसका आंसर क्या था, बहुत से बच्चे इसमें घूम गए थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी मेगास्थनीज, इसका करेक्ट आंसर था। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। इंडिका किसने लिखी थी, ये तो अभी बताया था हमने। इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी, इसका नाम बताना था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता, इसका राइट आंसर क्या हो जाता। ये भी क्वेश्चन किसी का गलत नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभी इसका आंसर बताया था। तो इसका राइट आंसर क्या था, बी मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक को लिखा था। चलिए बढ़ते हैं। तो इसमें किसके बारे में बताया गया था, यदि आपसे पूछ ले, अभी बताया था मेगास्थनीज ने इंडिका इस पुस्तक में मौर्य युगीन समाज एवं प्रशासन के विषय में लिखा था। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया। ये ऑप्शन है विष्णुगुप्त, बी उपगुप्त, सी ब्रह्मगुप्त, डी बृहद्रथ। क्वेश्चन को दोबारा सुनिए, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। इससे संबंधित भी, बौद्ध धर्म से संबंधित वीडियो का पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। वहाँ पे मैंने पूरी सारी डिटेल से बताया है। जिन बच्चों ने उन वीडियो को देखा होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से लगा रहे होंगे। तो आप जिन जो नए जुड़े हैं उन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, तो जाके उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जरूर देखें। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी उपगुप्त, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस साथ बौद्ध साधु से प्रभावित हुए थे, उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था सम्राट अशोक ने, इसका करेक्ट आंसर था। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है 19वां क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु जिनका नाम चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था। ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आने की मैक्सिमम चांस है। ये ऑप्शन दिया होता है तक्षशिला, बी नालंदा, सी विक्रमशिला, डी वैशाली। इसमें से करेक्ट आंसर क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था, यह आपसे पूछा गया था। किस केंद्र से संबंधित था, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ए तक्षशिला, जो फेमस नाम है चाणक्य, किस केंद्र से संबंधित थे, तक्षशिला से संबंधित थे। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था, ये आपसे एग्जाम में पूछा गया था। ये ऑप्शन था उज्जैन, बी वल्लभी, सी नालंदा, डी तक्षशिला। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है चारों में से, तो इसका करेक्ट आंसर क्या था। इसका राइट आंसर हो जाता है मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, तक्षशिला, यही उसका करेक्ट आंसर था। इसमें विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। इस तक्षशिला में इतना फेमस था ये विश्वविद्यालय, जिसमें विश्व भर के से जितने भी लोग थे, मैक्सिमम लोग इसमें पढ़ने आते थे। यदि हम वर्तमान में देखें, इस तक्षशिला के बारे में हम देखें, इस तक्षशिला वर्तमान में किस जगह पर स्थित है, यदि आपसे एग्जाम में पूछ ले, तो है तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान। किस जगह पे, पाकिस्तान, पीके, पाकिस्तान में स्थित है। जो पाकिस्तान के इस्लामाबाद, पाकिस्तान के भी, पाकिस्तान इस्लामाबाद में स्थित, जो पाकिस्तान की राजधानी है, उसमें कुछ ही दूर पर जो पश्चिम में स्थित है,
यह इस्लामाबाद में जो पाकिस्तान की राजधानी है उसके कुछ ही दूर में पश्चिम में स्थित है। ये आपको ये भी याद रखना है। यदि आपसे एग्जाम पूछ ले तक्षशिला किस जगह पर वर्तमान में स्थित है, तो पाकिस्तान में जो इसकी राजधानी लगती है इस्लामाबाद में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? ये एग्जाम में आपसे पूछा गया, समकालीन पूछा गया है। किस राजा के समकालीन थे? सम्राट अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाता? ये आपसे एग्जाम में पूछा है। चलिए इसका आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थशास्त्र के लेखक इसके समकालीन थे चंद्रगुप्त मौर्य के। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे यदि आपसे पूछ ले तो अर्थशास्त्र के लेखक थे कौटिल्य। ये आपको याद रखना है। कौटिल्य कौन है? कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। कौन थे? कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के एक प्रधानमंत्री थे। इन्हीं के कारण ही सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य, जिसे हम कौटिल्य के नाम से जानते हैं, उसी की सहायता से ही नंदवंशीय शासक जो धनानंद था, कौन सा नंदवंशीय शासक धनानंद था, उसे पराजित किया था। कब? यदि आपसे डेट पूछ ले तो 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी सहायता से? कौटिल्य की ही सहायता से यह स्थापना कर पाए थे वो। ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है 22वां क्वेश्चन। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? ये तो अभी हमने आपको बताया था। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? इसका आंसर क्या हो जाता है? ये मैंने क्या कहा था, मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सभी एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। मैक्सिमम चांस है जो नेक्स्ट एग्जाम होंगे उनमें इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन मिले। तो आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें। चैनल को जो नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बेल आइकन दबाएं जिससे लिए आपके लिए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभी आपको लिए बताया था बी, कौटिल्य। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक जो एससीपीओ में क्वेश्चन पूछेगा, जो सबसे एसएससी का अच्छे एग्जाम है। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? ये आपसे एग्जाम में पूछा है। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? मगधी, बीथा ब्राह्मी, सीतापाली, बृहद देवनागरी लिपि। चार ऑप्शन दिए हुए थे, इनमें से आपसे पूछा गया था। इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर था बी, ब्राह्मी लिपि में। अशोक के जो शिलालेख हैं किस लिपि में खुदे हुए हैं? बी, ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। निम्न में किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों को अर्थ स्पष्ट किया था? क्वेश्चन को दोबारा से सुनिए बड़े ध्यान से। निम्न में किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों को अर्थ स्पष्ट किया था? जो अशोक के शिलालेख हैं उनका स्पष्ट अर्थ स्पष्ट किया था। ये ऑप्शन दिया था 1810 में हैरी स्मिथ ने, बी था 1787 जॉन टावर ने, डी सी था 1825 चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा, डी दिया हुआ था 1837 जेम्स प्रिंसिप के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता? जो अशोक के शिलालेखों को का अर्थ स्पष्ट किया था, डेट भी पूछिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? डी, 1837 में जेम्स प्रिंसिप के द्वारा अशोक के शिलालेखों को अर्थ स्पष्ट किया गया था। ये आपको याद रखना। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? यह क्वेश्चन जो एसएससी स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम होता है, ग्रेड सी और डी दोनों में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? क्योंकि जब से हम शिलालेखों के बारे में ही पढ़ रहे हैं तो इसका करेक्ट आंसर सीधा आना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, अशोक। क्या हो जाएगा? अशोक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रसिद्ध शासक ने अशोक ने शिलालेखों का जनक कहा जाता है अशोक को। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है 26वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? ये आपसे पूछा गया था। निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? ये पूछा गया था एग्जाम में। इसमें धम्म में वर्णित नहीं था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका?
इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका करेक्ट आंसर संघ के प्रति आस्था। संघ के प्रति आस्था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धम्म के बारे में हम देखें, ये धम्म क्या चीज है, धम्म में क्या किस किस चीज को वर्णित किया गया है, ये भी आपको जानकारी याद रखना जरूरी है। धम्म में यह बताया गया है पशु पक्षियों को, जो पक्षी प्राणी हैं उनकी हत्या नहीं करना, प्राणियों को क्षति न पहुंचाना, माता पिता की सेवा करना, भातृभाव भातृभाव, दान पुण्य, अल्पव्यय, अल्प संचय इत्यादि। धम्म के संघ के प्रति आस्था संबंधित कोई तत्व वर्णित नहीं है, ये सभी आपको इस धम्म के अंदर आते हैं। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है 27वां क्वेश्चन। मौर्य वंश के शासक के दौरान स्थानिक कौन था? मौर्य वंश के शासन के दौरान ये स्थानिक शब्द है, स्थानिक कौन था? ये ऑप्शन दिया हुआ था जिला प्रशासक, बी था प्रांतीय प्रशासक, सी था ग्राम प्रशासक, डी था नगर प्रशासक। ये पद था। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? इन चारों ऑप्शन में तो ये बताना था। इसका करेक्ट आंसर क्या था? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ए, जिला प्रशासक। स्थानिक कौन था? स्थानिक को हम क्या कहते थे? जिला प्रशासक कहा जाता था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था? मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था? ये ऑप्शन दिया होता सातवाहन वंश, बी था शुंग वंश, सी था नंद वंश और डी था कण्व वंश। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता? 20 का करेक्ट आंसर हो जाता शुंग। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध पर राज्य किया, शासन किया था? शुंग वंश ने शासन किया था। यदि आपसे पूछ ले शुंग वंश में शासन की स्थापना करने वाले का नाम पूछ ले, तो इसकी स्थापना किसने की थी? शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। किसके द्वारा? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इसकी शुंग वंश की स्थापना की थी। डेट कब की गई थी? 184 ईसा पूर्व में। 184 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। यदि आपसे पूछे मौर्य वंश, जिसे हम मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वेदरथ। वेदरथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 184 ईसा पूर्व में। उसके बाद ही शुंग वंश का शासन चालू होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अभी बताया था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, वृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। ये था मौर्य वंश से संबंधित क्वेश्चन। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, जो एग्जाम में आने के लिए मैक्सिमम चांस है, वो क्वेश्चन इसमें उठाए गए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे इससे आगे वाला। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आपके लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।